लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था पीएच के बारे में, ओके। और पीएच को लगभग एंड में ही पढ़ना है, तो डिस्कनेक्शन होने की प्रॉब्लम इशू आए थे। तो आज हम लोग पीएच को जो थोड़ा सा बचा हुआ उसको कंप्लीट करते हैं एंड वी विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, नया चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो वी विल सी विद द uses of pH in our day to day life, है ना। uses of pH, pH का क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, या बोलो तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH ज्यादा अच्छा होगा। ओके, इट इज बेटर टू से इंपॉर्टेंस ऑफ pH। देखिए, अब लाइफ survives in a narrow pH of 7 to 7.8। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो जीवन होती है वो जीवन 7 और 7.8 के पीएच के बीच में लाई करता है। वहीं यदि बॉडी का पीएच चेंज हुआ, 7 से बहुत ज्यादा नीचे चल गया या 7.8 से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो यू विल हैव इश्यूज, आपके बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी एंड प्रोबेबली आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। यदि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में बात की जाए तो बहुत ऐसे क्रॉप्स हैं जो अच्छे से उगेगी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में। जैसे बात की जाए राइस की, तो राइस ग्रोज बेटर इन एल्कलीन सॉइल, वहीं शुगर केन की बात की जाए, शुगर केन will grow better in neutral soil and citrus fruit बट सॉरी टू से कि राइस जो है अच्छे से उगेगा एसिडिक सॉइल में, एल्कलीन। राइस विल ग्रो बेटर इन एसिडिक सॉइल, ओके। और सिट्रस फ्रूट जो है आपकी एल्कलीन सॉइल में अच्छे से, ओके। ये दिमाग में रखनी है, एग्रीकल्चर में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। हम लोग राइस का खेती वहीं पे करेंगे जहां पे सॉइल आपकी एसिडिक है, ओके। और शुगर केन की खेती वहीं पे करेंगे जहां पे न्यूट्रल सॉइल है। और सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस हो गए, ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, ये सब ज्यादा अच्छे से उगता है एल्कलीन सॉइल। तो एग्रीकल्चर में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। यदि मेडिसिन में बात की जाए, सर्टेन डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, can be diagnosed knowing the pH of blood or यूरिन। देखो, ब्लड का पीएच या यूरिन का पीएच को मेजर किया जाता है लेबोरेटरीज में, और वहां पे आपके ब्लड के पीएच को या यूरिन के पीएच को मेजर करके बहुत सारे बीमारियों का भी पता है। ओके, वेरी सिंपल। और यदि बात की जाए तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, देखो
नेचर में बहुत सारे इंसेक्ट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं एसिड का। जैसे बीज है, बीज काटेगा तो कौन सा एसिड आपके अंदर में डालता है? फॉर्मिक। बोलिए। फॉर्मिक कौन एसिड। सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक फॉर्मिक। एसिड। तो बीज स्टिंग्स insert formic acid in our body and can be cured by rubbing सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, जो बेकिंग सोडा होता है, यदि आपके घर में बेकिंग सोडा पड़ी हुई है तो आपको कोई मधुमक्खी इत्यादि काट लेता है कुछ, तो आप उसके ऊपर यदि बेकिंग सोडा रगड़ देते हो, यदि बेकिंग सोडा आप रगड़ देते हो तो आपका जो जलन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, कोई मुझे बता सकता है क्यों? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक माइल्ड बेस होती है, ये भी एक माइल्ड एसिड है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। और आप देखो तो टूथ डिके, हमारी दांत का सड़ना, टूथ डिके starts when pH of mouth drops to 5.5। देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम चॉकलेट खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, उनको ब्रेक करता है, और उनके ब्रेक होने से मुंह में एसिड रिलीज होती है, और एसिड क्या करता है, मुंह के पीएच को ड्रॉप करवाता है। और आपकी जो मुंह की पीएच जब ड्रॉप होती है, जब आपकी मुंह की पीएच ड्रॉप होती है तो एक्चुअली हमारी जो दांत की एनामल है, इट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट से बनी रहती है, और वो क्या होता है, कोरोड होना शुरू होता है। तो आपको ध्यान देना है कि उतनी बायोलॉजी में तो एंटर नहीं करनी है हमें, केमिस्ट्री वाले पार्ट में। दांत का जो सड़ना है तब स्टार्ट होता है जब हमारी मुंह थोड़ी सी हल्की एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होना मतलब पीएच कहां तक पहुंचता है, 5.5 या उससे नीचे होगा तो हमारी जो दांत होती है वो कोरोड होना शुरू होती है, खराब होना। तो यही कुछ पीएच की है। और आप बोल सकते हो जो भी एंटा एसिड्स है, एंटा एसिड कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है कि बेस है? बेस है, बेस। बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है। हमारे पेट में खाना को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि ज्यादा रिलीज हो जाता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो एंटा एसिड कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which neutralizes excess acid। देखो, हमारे शरीर में जब एक्सेस एसिड बन जाता है ब्लड में या पेट में बोलो, तो हम ये एसिड वाला न्यूट्रलाइज करने के लिए टैबलेट खाते हैं। इनो खाते हो या कोई एंटा एसिड टैबलेट खाते हो, तो उसमें बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड। तो यही पीएच की कुछ कहानी है, बुक्स में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, तो उतनी डिटेल्स में आपको नहीं जानी है, बस ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ज्यादा डेप्थ में कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में कि पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ये जाननी है। हमारी लाइफ किस पीएच में सर्वाइव करता है, एग्रीकल्चर में कैसी इंपॉर्टेंस है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि कोई जगह पे मिट्टी एसिडिक, एक पल के लिए मान लो आप, मुझे शौक है कि मैं वहां पे सिट्रस, सॉरी मैं वहां पे शुगर केन उगाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें बेस डाल सकते हैं सर, बेस डाल के सर न्यूट्रलाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है, और एसिडिक सॉइल में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, और आप यूज कर सकते हो उसके शुगर केन उगाने के लिए।
तो देखो एक पर्टिकुलर जगह का हमें नॉलेज हो जाता है तो ये पता चलता है कि हम वहाँ पे क्या क्या खेती कर सकते हैं। बड़े बड़ी कंपनीज जो होती है जो हार्वेस्टिंग इंडस्ट्रीज में सॉरी जो मतलब फूड इंडस्ट्रीज में है, जो चावल उगाते हैं, राइस उगाती है, फिर आपके व्हीट उगाती है, ये सब वाले इंडस्ट्रीज वाले जो बड़े बड़े कंपनीज है वो पहले मुआयना करता है उस जगह का। ऐसे ही प्लांट नहीं डाल देता है वो लोग कहीं पे जाके, वो लोग पहले मुआयना करता है कि मिट्टी कैसा है वहाँ पे, सर आपका मतलब वीडियो पॉज हो क्रॉप कैसे उगेगी नहीं उगेगी सब पता चलता है। ओके, तो दीज ऑल आर थिंग्स। बीमारियां का भी पता चलता है हमें ईएन से, और दांत का सड़ना भी है तो इसके लिए आप दांत के सड़ने को बचाने के लिए आप एक अच्छी टूथपेस्ट यूज करो जो बेसिक होनी चाहिए। आपकी टूथपेस्ट बेसिकली बेसिक होती है। क्या होता है, मुंह में जो एसिडिटी बनती है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को फिर थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश। तो ये पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस है, जल्दी से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। डिसाइड मेडिसिन वाला समझाइए ना सर, मेडिसिन वाला सर, मैग्नीशियम मेडिसिन। हाइड्रोक्साइड कुछ बीमारी जब हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो उसके बॉडी में डिस्टरबेंस आती है, मतलब करें तो आप लोगों को मालूम ही है यूरिन टेस्ट में पीएच बदलती है, ब्लड है ना, उससे हम लोग बीमारियों का पता करें। तो ये मेडिकल फील्ड है, आगे आप लोग मेडिकल लाइन में पीएच ऐसे किया जाता है डाइल्यूटेड एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड में, किस ट्रांसपोर्ट है। मतलब एक जगह एक लैब से दूसरा लैब जाता ना होगा सर? हाँ जाता होगा, कंटेनर्स में करते हैं तो मतलब कंसंट्रेटेड एसिड रहता है कि डाइल्यूटेड क्या एसिड? दिक्कत है, कंसंट्रेटेड करो या कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स में करो, प्लास्टिक से थोड़ी रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड एसिड, या ग्लास के कंटेनर्स में किया जाता है, शीशा का कंटेनर। ओके या सर और क्या बोल डाइ बेटा, डाइल्यूशन डाइल्यूशन होता है कोई चीज को डाइल्यूट करना, और क्या, तो उसमें पानी और मिला दो सर और कुछ सर बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक क्वेश्चन लिखवाए थे ना सर कि मतलब C2H5O6OH and C6H12O6 contain hydrogen but it is not acid। इस क्वेश्चन से नहीं समझ सर, एक बार फिर सुना दीजिए। क्वेश्चन बताता हूँ, देखो एसिड वही चीज होता है जो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज होती है, और इथानॉल C2H5OH और C6H12O6 ग्लूकोज पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज नहीं करता, इसलिए उसको एसिड। ओके ओके सर, गॉट इट? यस सर। और कुछ नहीं? सर बोलिए। पिछले क्लास में आप पीएच में पढ़ाए थे पीएच इक्वल टू -log10, सर वो नहीं समझ में आया था लॉग का मतलब। लॉग का मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्योंकि उससे रिलेटेड कैलकुलेशन में बताया था ना, लॉग तो आप पढ़े ही नहीं हो तो समझोगे कहां से। तो पीएच जस्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको मैंने बस ये समझने बोला था कि यदि आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ओके, बस और कुछ नहीं आपको दिमाग रखना, ये पीएच का फॉर्मूला, पीएच को डिफाइन करते हैं -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सर आप लिखवाए थे pH scale is used to represent concentration of H3O, तो मतलब मोनो बेसिक एसिड कमजोर ना होगा सर, क्या कि
H3O प्रोड्यूस करता है और डाई बेसिक एसिड तो ऐसा दो नहीं है बेटा, फिर गड़बड़ सोच रहे हो। अरे भैया, डाई बेसिक एसिड मतलब 2 पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिबरेट करता है। 100 मॉलिक्यूल्स मैंने पानी में डाला तो मानो 5 ही मॉलिक्यूल्स टूटा, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे कि वीक एसिड बोलोगे? वीक एसिड। वीक एसिड बोलोगे। तो मोनो बेसिक और डाई बेसिक डिसाइड नहीं करेगा कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कितना टूटता है वो डिसाइड करता है। ये क्यों कंफ्यूज होते हो बेटा? ओके, बताया था ना। यस सर। और बोलिए। और सर एक और है सर, और सर एक आपके पास ये एक सॉल्यूशन है सर जिसका पीएच 4 है, और आप उसमें सर 88 बार इसमें पानी डाल के डाइल्यूट किए, तो सर उसका ये क्या हो जाएगा पीएच? जब आप पीएच, बेटा तुमको तो हम 4 बार बताए ये आंसर कि पानी डालोगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा कि नहीं? तो यस पर सर। यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाइड्रोजन आयन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा ना, तो क्या होगा फिर पीएच के साथ? वो भी घटेगा। तो ये बताया नहीं हमने। सर, उसका एग्जैक्ट वैल्यू सर क्या होगा पीएच? एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी बताया जा सकता है, कितना अमाउंट में आप डाले वो तो मेजर करना पड़ेगा ना बेटा। सर उसका पहले पीएच 4 था सर। हाँ, पीएच 4 था। अब कितना डाले पानी नहीं डाले वो तो डिटरमाइन होती है, वो कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन पार्ट आपको अभी नहीं पढ़ना है बेटा, समझे? कंसंट्रेशन वाली कैलकुलेशन। यस सर। और कुछ? एनीथिंग एल्स? नो। और किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। मैंने कितनी बार बोला है कि पीएच से रिलेटेड कैलकुलेशन वाली पार्ट आपको पढ़नी ही नहीं है अपने सिलेबस में अभी कुछ, और आप समझोगे भी नहीं वो चीज को। और कुछ किसी को पूछना है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब जब सर होता है तो सर सॉल्ट और वाटर दोनों बनना जरूरी है सर? जब कोई चीज न्यूट्रलाइज होती है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर तो नॉर्मली बनती है, पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के जितने क्वांटिटीज थे वो खत्म होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जितने हाइड्रोनियम है और जितनी हाइड्रोक्सिल है वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है या कम करने की कोशिश कर रहा है। गॉट इट? ये सर सोडियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सर बनाता है सर सोडियम कार्बोनेट। तो ये सर कौन सा रिएक्शन हुआ सर? सर बुक में ये दिया हुआ था कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो कैसे हो गया देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप पानी में डालते हो तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक बनती एसिड। है। यस सर। तो और सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? पानी में डालने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यस सर। तो कौन किस टाइप की रिएक्शन हुई? तो सर इसमें वाटर नहीं बनाना? सोडियम ऑक्साइड को पानी में आप डाल चुके हो, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप एक्वस सॉल्यूशन ही में कर रहे हो। ओके, यस सर। और कुछ? सर एनसीईआरटी का है एक्टिविटी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जोर से बोलिए। एक्टिविटी सर एनसीईआरटी का 2.39। बताओ एक्टिविटी पूछो क्या था। बोलिए। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट? हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट? एसिड एंड बेस रिएक्ट करती है आपस में। एसिड की हाइड्रोनियम आयन और बेस की हाइड्रोक्सिल आयन आपस में न्यूट्रलाइज करती है। ओके, सर इसमें सोप सॉल्यूशन का बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। भैया वो तो बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, वो तो टेस्ट है उसका। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना, तो एक बर्निंग स्प्लिटर लाओ, वो पॉप साउंड के साथ बंद हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी जल जाता है साथ में। ओके, वो एक्टिविटी कुछ ऐसा था कि उसके सोप सॉल्यूशन से पार किया जाता था, तो सोप सॉल्यूशन से आपके सोप के बबल्स मिलते हैं, और सोप बबल्स में हाइड्रोजन गैस होती थी, वही पॉप साउंड से बंद। ओके, ये सर हाइड्रोजन अगर से बर्न होगा तो सर वाटर बनेगा ना सर? बेटा हाइड्रोजन जब बर्न होती है तो यू गेट
ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है वाटर, ठीक है ना, वो नॉर्मली उस टाइम में हाइड्रोजन गैस कंज्यूम हो जाती है, वो बर्न, ओके, और जो भी प्रोडक्ट बनता है दैट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ और कुछ एनीबॉडी एनी डाउट? नो। और सर ये सर एक डाउट है सर। पूछिए। सर अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड क्या होगा? बेटा ये रिएक्शन मैंने करवाया है, देख लेना, चेक कर लेना। सर NH4NO3 होगा क्या? मैंने आपको करवाया है, आप चेक कर लेना वहां पे जाके, ओके। एनीबॉडी एल्स? देखो जो चीज करवाया हुआ उसको पूछ के क्या फायदा बेटा। सर आप NH3+HCl करवाएं। आप देख लेना, मैंने करवाया बेटा। और HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, ये ध्यान देना। एनीथिंग एल्स? किसी को और कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सनल डाउट और कोई भी डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में सेंड करना, मैं उसका आंसर भेज दूंगा, ओके। चलिए तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री की, एंड द चैप्टर इज नोन एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल्स एक ऐसी चैप्टर है जिससे रिलेटेड तो इंजीनियरिंग की ब्रांच ही होती है, टोटल मेटलर्जी ब्रांच, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और किस तरह उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो दिस चैप्टर इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या यूज है हमारे लाइफ में वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, और चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे डील करेंगे। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा सा मैं आपके नॉलेज को भी चेक कर लेता हूं कि योर जनरल आईक्यू। यदि मैं आपसे बात करूं दिस वन, Carajás इन ब्राजील, तो किसी ने इसका नाम सुना है क्या? एनीबडी? कोई भी इसका नाम सुना है? नहीं? एस्कॉन्डिडा नॉर्थन चाइल्ड में है, सुनने हो कोई? नो? देखो these are some of the important mines, मैं जहां पे जो नाम लिख रहा हूं, कराचस ब्राजील, एस्कॉन्डिडा नॉर्थन चाइल्ड में है, और आपका ग्रासबर्ग, इट्स नॉट ग्रासबर्ग, इट्स ग्रासबर्ग या पेनेस्फिटो, दिस इज इन मैक्सिको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है वर्ल्ड में। हमें जो मेटल्स मिलते हैं हम उसे एक्सकवेट करते हैं, धरती को खोदते हैं और उसके अंदर से हमें कुछ मेटल्स मिलते हैं। कराचस ब्राजील जो है, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आयरन माइन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयरन का माइन यही है, सबसे ज्यादा आयरन हमें यहीं से मिलता है। वहीं एस्कॉन्डिडा जो नॉर्थ चाइल्ड में है, यहाँ पे हमें कॉपर की सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि देयर इज वन बिंघम कैनियन यूएस में जो ओपन पिट माइनिंग है, जहां पे भी कॉपर काफी ज्यादा मिलती है, बट रिसेंट स्टडीज बोलता है कि एस्कॉन्डिडा नॉर्थ चाइल्ड में कॉपर की सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, वहां कॉपर सबसे ज्यादा पाया।
और ये जो ग्रासबर्ग इंडोनेशिया में है, दिस इज गोल्ड माइन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड की माइन है। एंड पेनिस्क्यूटो में आपकी सिल्वर की सबसे बड़ी माइन है। ओके, अब मुझे कोई बताना है एक बात कि ये जो मेटल्स हैं क्या हमें इसी फॉर्म में मिलते हैं? मैं खोदता हूं और आयरन मुझे वैसा का नो वैसा ही सर, मिलता है? नो सर, वो कंबाइंड फॉर्म में होगी, ऑब्वियस सी बात है। कॉपर भी कंबाइंड फॉर्म में रहती है। भले गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, तो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो उसके साथ धूल मिट्टी इत्यादि लगे रहते हैं। सिल्वर के साथ सल्फर इत्यादि लगी रहती है, साथ में धूल मिट्टी भी रहती है। तो जब भी हम कोई मेटल का खुदाई करते हैं और उसे निकालते हैं, ये तो पक्की सी बात है कि हमें वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, दे आर इन कंबाइंड स्टेट। और हम लोग क्या करते हैं, जो कंबाइंड स्टेट में जो चीज है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्योर मेटल का इस्तेमाल कुछ अपने अलग अलग पर्पस में करने का तरीका है। ओके, तो यदि हम लोग एक पल के लिए डे टू डे लाइफ में बात करें, ओके, तो डे टू डे लाइफ की बात की जाए तो मेटल्स का कितना यूज हमारे डे टू डे लाइफ में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुकिंग यूटेंसिल्स का बात करो तो बेटा ये कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ये बेसिकली क्या की बनती है, क्या का बनता है कुकिंग यूटेंसिल्स? एल्युमिनियम, स्टील। एल्युमिनियम बनती है। अब एल्युमिनियम के क्यों बनाते हैं, ये रीजन बताओ। देखो, कोई चीज का कोई चीज में प्रयोग करते हैं, देयर इज सम डेफिनेट रीजन कि क्यों उसका प्रयोग वहां पे किया जा रहा है। तो एल्युमिनियम का कुकिंग में इस्तेमाल क्यों होता है, सिंपली मुझे बहुत आराम से बताना। सोचो सर, मेल्टिंग पॉइंट। एल्युमिनियम पे एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि एल्युमिनियम पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, दैट इज अ वेरी टफ लेयर जो आराम से निकलेगा नहीं। और खाना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जब हम लोग बनाएंगे तो एल्युमिनियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम वैसे प्योर फॉर्म में काफी रिएक्टिव मेटल है, आप सभी को मालूम है। तो खाना के कांटेक्ट में आके पॉइजनस चीज बना सकती है, बट एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो खाना के साथ रिएक्ट तो नहीं करता ही है। साथ में एल्युमिनियम जो होती है एक अच्छी कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अच्छे से हीट कंडक्ट होता है, खाना भी अच्छे से बनता है। तो किचन में बहुत सारे चीज होते हैं, यदि आपकी जो गैस वाले भी होते हैं, गैस सिलेंडर्स, तो गैस सिलेंडर्स क्या की बनी रहती है, जो गैस के सिलेंडर है क्या की बनी रहती है? आयरन। आयरन का बना होता है। और बेसिकली ये प्योर आयरन नहीं रहती है, ये जाननी है आपको। आयरन को कार्बन के साथ मिलाया जाता है, आयरन को कार्बन के साथ थोड़ा मिक्स किया जाता है, तब आयरन को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है और उसमें हम लोग स्टोर करते हैं तो गैसेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन के साथ कुछ मिला रहे हैं और एलॉय बना रहे हैं। और यदि मैं आपसे पूछ तो जो एरोप्लेन है, चलो एरोप्लेन का ही बात करता हूँ, तो एरोप्लेन आप कोई भी चीज का बनाओगे तो ऐसे ही लोहा उठा के तो नहीं ना बना दोगे यार, लोहा तो काफी भारी होता है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो स्ट्रेंथ भी हो, काफी स्ट्रेंथ हो और लाइट भी, हल्का भी। तो हम लोग नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एल्युमिनियम यूज हो जाता है, वहां पे नहीं। हम लोग एल्युमिनियम एज अ मेजर कंपोनेंट यूज करते हैं, बट दैट इज एन एलॉय। सर ड्यूरालामीन होता है ना सर यूज? ड्यूरालुमिन, और इसकी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे कि ड्यूरालुमिन में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं और बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। तो ड्यूरालुमिन इज बेसिकली मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को मिला के हम लोगों ने एक नया मटेरियल बनाया जो हल्का है और रोबुस्ट भी है, मतलब काफी स्ट्रेंथ है उसमें, हार्ड है, टूटेगा नहीं। ओके, राइट फ्रॉम एवरीथिंग, बसेस की बात कर लो, बसेस की बात करो, ट्रेन की बात करो, क्या उसे बनाने के लिए आपको बेटा मेटल तो चाहिए ही, बिना मेटल के बसेस ट्रेन नहीं बन सकती।
तो कोई भी मेटल का हम लोग कहीं प्रयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूं आपसे वायरिंग, अब घर में वायरिंग जो करते हैं उसके अंदर जो तार रहती है वो क्या कहलाती कॉपर, कॉपर। एल्युमिनियम। है? अब कॉपर को हम लोग क्यों लगाए? क्योंकि कॉपर अच्छी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कॉपर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप जो कार बनाओगे, क्या कार आप सोडियम का बना सकते हो? नो नो सर। सर। यदि सोडियम का कार बना दिए तो बारिश में लेके जहां निकले वहां बारिश गिरेगी और आग लग जाएगा आपकी कार, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो कोई भी मेटल का हम लोग कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में। हमें मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जाननी है। देखो ये सारे यूज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें इनका प्रॉपर्टीज मालूम है। यदि हमें इनका प्रॉपर्टी ना मालूम रहे तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे कोई पर्टिकुलर। पहले हमें इसका प्रॉपर्टी पता चलता है, तब हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज को कोई चीज बनाने। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो मेटल्स हमें मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिलती है हमें धरती के नीचे, और हम लोग किस तरह उसको प्यूरिफाई करते हैं और किस तरह प्योर मेटल निकालते हैं, और फिर मेटल्स पे कैसे स्टडीज होती है और मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलता है, और फिर उन प्रॉपर्टीज के दम पे हम लोग कैसे नई नई चीजों को बनाते हैं। तो इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यदि मैं आपसे बात करूं, इसको पहले लिख लो, यदि कुछ डाउट है तो पूछ लो इससे। और डाउट आप लोग थोड़ा स्पेसिफिक पूछो यार, डाउट पूछते हो तो थोड़ा मतलब आप लोग अटपटा डाउट भी पूछते, ठीक है ना, थोड़ा टू द पॉइंट और टेक्निकल चीजें पूछो। कोई डाउट आपको इसमें? आगे बढ़ूं? थोड़ी आपकी नॉलेज की ये चीज है कि ये वर्ल्ड की द बिगेस्ट माइनिंग प्लेसेस है जहां पे ये पर्टिकुलर चीजें मिलती है सबसे ज्यादा। ओके, बेटा देखो, सबसे पहले था एक एज जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज में हमारे पास पत्थर थे। पत्थर को क्या करते थे हम लोग? धारदार बना के, नुकीला बना के उसी से अपना प्रोटेक्शन करते थे, जानवरों को मारते थे, और कोई एनिमीज भी आ जाए तो लड़ाई उड़ाई जो होता था वो स्टोन के बने हुए वेपन से ही लड़ाई। और स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी नहीं है, उससे लड़ाई होगा स्टोन के वेपन से, ऑब्वियसली टकरा के स्टोन टूटेंगे। तो स्टोन एज जो थी, यहाँ पे इंसान ने नो डाउट स्टोन से वेपन्स बनाना सीखा था, बट दैट वाज नॉट मच रोबस्ट, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं। ओके, समय और आगे बढ़ा, ह्यूमंस स्टार्टेड excavating metals, और इंसान ने जब पहली बार मेटल्स का खोज किया था तो स्टोन एज के बाद कौन सी एज आई थी, तो मुझे बता सकता है? सर आयरन एज, नियोलिथिक है, नियोलिथिक है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज आई। स्टोन एज के बाद आई थी ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में इंसान ने कॉपर का खोज कर लिया था, सबसे पहले कॉपर ही मिला था, किसी ने बोला था कॉपर। इट इज अ गुड आंसर। कॉपर का सबसे पहले खोज हुआ था, इंसान ने सबसे पहले मेटल का जो पता किया दैट इज कॉपर।
अब कॉपर को उसने टिन के साथ मिक्स किया। देखो अब उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर एक्चुअली वो एलॉय बना रहा है। कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया। एलॉय का डेफिनेशन आपको मालूम है, जूनियर क्लास में पढ़े हुए कि दो या दो से अत्यधिक मेटल या नॉन मेटल को मिला दो तो एलॉय बनते हैं। तो उन्होंने कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज तैयार किया, और ब्रॉन्ज की जो वेपन्स होते हैं वो वेपन्स काफी धारदार होती थी। और जिस सिविलाइजेशन, देखो ऐसा नहीं था कि एक ही बार में ब्रॉन्ज के बारे में सारे दुनिया को मालूम चल गया। जिस पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड को पता चला था ब्रॉन्ज के बारे में, जिसने ब्रॉन्ज बनाया वो काफी पावरफुल लोग हो गए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा वेपन आ गया जो रोबोस्ट है, जिसमें स्ट्रेंथ है। तो उन लोगों ने जिनको नहीं मालूम था इन सब के बारे में, स्टोन एज वाले, स्टोन वाले लोगों पे अटैक किया और उन लोगों को अपने अंडर में ले लिया। ओके, और समय आगे बढ़ा, इंसान को द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल दैट इज आयरन, उसके बारे में पता चला। आयरन ही जाए, और जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को आयरन का पता सबसे पहले चला वो ज्यादा पावरफुल हुए, क्योंकि उन्होंने इन पे अटैक किया और इनके वेपन्स तो कमजोर है और इन पे रूल किया। तो एक्चुअली देखो मेटल्स ने कितना रोल प्ले किया किसी पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। इन लोगों को आयरन का पता जहां सबसे पहले चला, उन लोगों ने ऐसे वेपन्स बनाए जो काफी स्ट्रेंथ वाली है, इनके ऊपर अटैक किया और इन पे रूल बनाया। तो यहाँ के लोग ज्यादा पावरफुल हुए। तो कहीं ना कहीं ये तो पुरानी सिविलाइजेशन की बात है। आज की भी बात की जाए तो आपको मालूम है ये बात कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक कंट्री के डेवलपमेंट में कितना रोल प्ले करता है। जैसे देखो ना, बेसिकली जो आपकी जो सऊदी अरब वाली कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्रीज, उनमें ऑयल मिलता है, तेल। तेल क्या है? कार्बन ही है, कार्बन ही से बना। नीचे गया, इंसान मरा, पेड़ पौधा मरा, जमीन के अंदर में गया और डिपॉजिट्स पेट्रोलियम के मिले, उसको एक्सकवेट किया। आज वो कंट्री में बहुत पैसा है, कुछ कंट्रीज में बहुत मेटल्स मिलते हैं, तो वो कंट्री की ग्रोथ काफी अच्छी। तो कहीं ना कहीं मेटल्स या कोई पर्टिकुलर नॉन मेटल, कोयला जैसे धनबाद नहीं, कोयला है। कोयला क्या है? कार्बन है बेसिकली। तो देखो कार्बन की डिपॉजिट्स काफी ज्यादा है यहाँ पे कोयला के। तो कोयला, धनबाद को बोला भी जाता है कि धनबाद नामी है, ब्लैक डायमंड बोला जाता है कोयला। दिस प्लेस इज अ वेरी रिच प्लेस। धनबाद एक काफी रिच प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं कोई मिनरल की। तो एक पर्टिकुलर जगह पे कौन सी मिनरल कितनी पाई जाती है, दैट डिसाइड्स द इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस। तो मेटल और नॉन मेटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वर्ल्ड की ग्रोथ के लिए, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का ही बात करें, आपको मालूम है एल्युमिनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। आज हर जगह देखो, जहां देखो एल्युमिनियम का यूज है। एल्युमिनियम के फ्रेम्स बनते हैं, एल्युमिनियम के दरवाजे बनते हैं, एल्युमिनियम के एरोप्लेन्स बन रहे हैं, एल्युमिनियम में यूज हो रही है। मतलब एरोप्लेन में एल्युमिनियम यूज हो रही है बनाने की। तो एल्युमिनियम क्यों इतना यूज हो रहा है? क्योंकि वो कोरोड नहीं करता है ना, वो बर्बाद नहीं होता है, इसलिए इतना ज्यादा यूज हो रहा है। तो बेसिकली आपको मालूम होनी चाहिए कि नेपोलियन के जमाने में, यदि नेपोलियन बोनापार्ट के जमाने में जाओ तो उस जमाने में एल्युमिनियम वाज कॉस्टलियर देन गोल्ड, क्योंकि हमें एल्युमिनियम को उसके ओर से निकालने का तरीका नहीं मालूम, और जो भी तरीका मालूम था दैट तरीका वाज वेरी कॉस्टली। तो उस जमाने में एक प्रोसेस आया था, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, 1886 के आसपास। और जब ये प्रोसेस पूरी कॉमर्शियलाइज हुई तो एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसके मिनरल से वो बहुत सस्ती हो गई, और एल्युमिनियम जाके फिर बहुत सस्ता हो। तो देखो ये भी नहीं डिसाइड करता है कि कोई मिनरल कहीं मिल रहा है, कोई मिनरल कहीं मिल रही है तो इसका मतलब कि बहुत अच्छी इकोनॉमी होगी उसे। आपको उस मिनरल से प्योर मेटल निकालने का तरीका भी आना चाहिए, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इंसान ने, यहाँ पे जो बेसिक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, इंसान ने मेटल की जो खोज है काफी पौराणिक युग से स्टार्ट किया।
बहुत दिनों से मेटल का खोज चल रहा है और इंसान आस्ते आस्ते और मेटल्स खोज रहे हैं। यदि आपसे एक पल के लिए अभी पूछूं, इंसान को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मालूम है, अभी कोई बता सकता है? 118 118 एलिमेंट्स अभी तक Yes. जो टोटल मालूम है 118 एलिमेंट्स, ठीक है ना? और समय के साथ खोज होगी, ऐसी बात नहीं है, खोज होगी और नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की खोज होगी समय। तो अब देखिए, अब बात हो रही है मिनरल्स की, तो सबसे पहले मिनरल्स की देख लेते हैं हम लोग। मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स फाउंड इन नेचर, सॉरी मेटल कंपाउंड्स बोलूं, देखो मिनरल्स क्या होती है बेसिकली, ये पहले समझ लो अच्छे से। मिनरल्स होती है मेटल की कंपाउंड्स जो प्रकृति में मिलती है, हम बनाते नहीं है, मेटल की कंपाउंड्स जो प्राकृतिक रूप से मिलती है और उसके साथ मिट्टी, धूल इत्यादि लगी हुई रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है ना? और मिनरल्स को प्यूरिफाई करके हम लोग प्योर मेटल निकालने का कोशिश करते हैं। और एक डेफिनेशन आती है साथ में, दैट इज ओर। देखो ओर और मिनरल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है, बट समझ लो यहाँ पे क्या है। मिनरल्स फ्रॉम व्हिच a metal can be profitably extracted। और का मतलब क्या होता है? और हम लोग उसी मिनरल को बोलेंगे जिससे कोई एक पर्टिकुलर मेटल को आप प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, ठीक है ना? सपोज करो एक पल के लिए कि कोई एक मेटल है एक्स, ठीक है ना? एक मेटल एक्स, अब वो मिलता है नेचर में H2O3 के फॉर्म में, XX के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में, ओके? मानो कोई एक मेटल X है, वो नेचर में इस फॉर्म में मिल रहा है H2O3, XS, HCO3, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, सल्फर के साथ कंबाइंड है, कार्बोनेट के साथ कंबाइंड है, ओके? तो मानो एक पल के लिए इससे मैं 1 टन X निकालता हूं, इससे मैं 1 टन X निकालता हूं, तो मुझे खर्चा पड़ रहा है कुछ मतलब 10,000 रुपए, ठीक है ना? 10,000 रुपीज। अब इससे मैं 1 टन X निकाल रहा हूं तो मेरा खर्चा पड़ रहा है मानो 1,000 रुपए, और इससे मैं 1 टन X निकाल रहा हूं तो मुझे खर्चा पड़ रहा है 100 रुपए, ठीक है ना? आप मानो आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपको एक प्लांट बैठाना है कि आपको प्योर मेटल निकालना है, तो आप प्योर मेटल कहां पे लगाओगे? सॉरी, आप अपना इंडस्ट्री कहां पे लगाओगे? XCO3 के पास सर। XCO3 के पास लगाओगे? क्यों XCO3 के पास लगाओगे? देखो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने रिसर्च किया बहुत जगह और आपने देखा कि ये जो मेटल X है इसके 3 मिनरल मिल रहे हैं, ओके? और आपको तो मार्केट में प्योर मेटल सप्लाई करना है। अब इससे जो निकालने का तरीका है 10,000 रुपया पर टन, 1,000 रुपया पर टन, इसका 100 रुपया पर टन। तो जिसको निकालने में कम पैसा लग रहा है वहीं पे ना आप अपना प्लांट डालोगे ताकि आप सस्ते में उस मेटल को निकाल पाओ और आराम से बेच पाओ
मार्केट। तो एक्चुअली वो मिनरल, देखो एक पर्टिकुलर मेटल जिस फॉर्म में मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल। एक्स मेटल जो है, इससे 3 मिनरल्स मैं यहाँ पे दिखाया, बट और मैं उसी को बोलूंगा जिससे सबसे सस्ते में कोई मेटल को निकाला जा सके। तो यहाँ पे और कौन सा हुआ? कार्बोनेट वाला, CO3 कार्बोनेट वाला। कार्बोनेट और हुआ क्योंकि सबसे प्रॉफिटिवली मैंने कार्बोनेट से ही निकाला। तो आप लोगों को मिनरल्स और ओर में फर्क समझ आ गया होगा, ऐसा कुछ क्लियर? चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और उसके ओर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कुछ। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के मैं ओर के बारे में आपको बता दूंगा। कॉपर, लेड, मैंगनीज, मरकरी, टिन, टाइटेनियम, फिर आप और जिंक ले लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन मेटल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इसके और के नाम हम लोग देख लेते हैं और उनका फॉर्मूला भी देखो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो कोर होता है उसका नाम होता है बॉक्साइट, इसकी नाम होती है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 .XH2O, ओके, Al2O3 .XH2O। बहुत सारे वर्जन में 2H2O भी लिखा रहता है, पर बेसिकली इट्स XH2O, क्योंकि एग्जैक्टली 2H2O डिफाइन करना सही नहीं। ओके, क्रोमियम, क्रोमियम की ओर की नाम होती है क्रोमाइट, ओके, और इसका जो फॉर्मूला है FeCr2O4, ओके। देखो क्रोमियम आयरन के साथ भी लगी, अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, वाटर लगा हुआ, तो आपको जब प्योर अल्युमिनियम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, वाटर को निकालना पड़ेगा, तब प्योर अल्युमिनियम मिलेगा। तो पहले जमाने में, नेपोलियन के जमाने में, बॉक्साइट से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका काफी कॉस्टली, ओके। बाद में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस आया तो उसने सस्ता किया इस मेथड एक्सट्रैक्ट। क्रोमाइट FeCr2O4, कॉपर इट्स चार्कोपाइराइट CuFeS2, okay, it's CuFeS2, understood? Lead का जो इंपॉर्टेंट है इट्स गलेना, इसका फॉर्मूला है PbS। देखो बेटा ये सब एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक सेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले आपको अभी 10th में जरूरत ना पड़े ये सारी चीज, बट अभी देखो कुछ चीजें मैं बताता हूँ कि जो आपका भेजा में घुसे, और आप लोग वही चीज सीखो। मैं जितना सिखाता हूँ जो आपके भेजा में घुसे, आप वो चीज आप स्टैंडर्ड 12th का डायरेक्ट किताब उठाए मत पढ़ने लगो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, फंस जाओगे बेटा। कॉन्सेप्ट मैं जिस हिसाब से दे रहा हूँ स्टेज वाइज दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पीएच को सॉल्व करने बैठ जा रहे हैं, तो बेटा पागल ही हो गया और कोई फायदा नहीं। जितना बोलता हूँ उतना सही से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी जगह पहुंच। और ये सब चीज बताने की रीजन ये है कि आप समझ सकते हो, और इसको दिमाग में रखना अभी से शुरू कर दो तो ये दिमाग में रहेगी, क्योंकि दिमाग से निकलती है ये सब। और अभी से टच में रहोगे, देखो आज करना है क्या कल करना है। जो चीज इस लेवल में समझ सकते हो उसको स्टेप वाइज हम लोग सीख सकते हैं, और दिस इज स्टेप वाइज, इनको ग्रैब करो। ओके,
ना कि, क्योंकि मैं बोलूंगा, देखो पर्सनली मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था कि पीएच का क्वेश्चंस पटकने लगे बच्चे। अरे भैया पीएच कहाँ से समझोगे जब मैंने एसिड का भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो थोड़ा ये स्टेप वाइज पढ़ो, बात मेरी मानो, क्योंकि इतना ज्यादा भी आप लोग को बताता हूँ तो वो भी मुझे अब बुरा ही लग रहा है, क्योंकि ज्यादा बताने लगूं आप लोग तो आप लोग और पगलाने लगो। तो ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जितना बताता हूँ उसको पहले समझो, भागो मत। ओके, गलेना पीबीएस, मैंगनीज, इसके ओर का नाम है पायरोलुसाइड। अब पायरोलुसाइड का जो फॉर्मूला है इट्स MnO2। मरकरी, सिनेमा, ये आपको याद रखनी है, ये आपके सिलेबस में, सिनेमा HGS। और नहीं तो सिर्फ अपना ही हार्म करोगे, सीधा सा बात बोलता हूँ, सिर्फ अपना ही हार्म करोगे, स्टेप वाइज नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पूरी खराब हो जाएगी और फिर चीज को भी नहीं सीख पाओगे। कॉन्सेप्ट वाइज जिस स्टेप में मैं पढ़ाता हूँ उस स्टेप में पढ़ो। ओके, टिन, टिन के ओर को बोलते हैं हम लोग कैसिटराइट, and the formula is SnO2। टाइटेनियम, टाइटेनियम के ओर को रूटाइल बोला जाता है, TiO2। और जिंक को स्फेराइट बोलते हैं, ZnS। अंडरस्टूड। अब देखो, ये बताने का रीजन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आपको अभी मालूम होनी चाहिए कि कौन सा और किस फॉर्म में मिलता है नेचर, और हम लोग कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली अल्युमिनियम का फॉर्म जो रहता है वो ऑक्साइड रहता है, ठीक है ना, ऑक्साइड। तो हमें ऑक्सीजन निकालना है, वाटर निकालना है। मैंगनीज का भी देख रहे हो ऑक्साइड है, टिन का भी ऑक्साइड है, टाइटेनियम का भी ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन एक काफी रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसलिए अक्सर मेटल के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल की जो ओर रहती है ऑक्साइड ही रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन को निकालना थोड़ा आसान है ना। ऑक्सीजन को आप निकाल सकते हो कुछ प्रोसेस से और आपको प्योर मेटल मिल सकती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो ओर रहते हैं दे आर ऑक्साइड। वैसे ये देखो यहाँ पे आयरन भी ऐसे इंप्योरिटी है, तो आयरन को भी निकालना पड़ेगा, सल्फर को भी निकालना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे देखो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है HGS। सो दीज आर सम ऑफ द ओर्स, ये ओर के नाम है, ये मिनरल मत समझना, दीज आर द नेम ऑफ द ओर। एक बार में नहीं याद होगा, 2 4 5 बार लिखते रहना, प्रैक्टिस करना, भूल जाओगे, मैं जब मानता हूँ भूल जाओगे, बट जब आएगी ये चीज ना तो 1 2 बार और रिवाइज करोगे तो टच में रहोगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक सेक्शन इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन बोलो, क्योंकि 100% मार्क्स है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज, तो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ दिमाग में रह जाएगी। हाँ, इनऑर्गेनिक में थोड़ी रटनी पड़ती है, तो भी फ्रैंक इनऑर्गेनिक सेक्शन ऐसी है, थोड़ी रटनी पड़ती है और आपको दिमाग में चीजें रखना है। ओके, तो ये वाली पार्ट है मिनरल्स और फूड से रिलेटेड। गॉट इट? जल्दी से इसको कर दो। सर ये सब मेटल का यूज कहाँ होता है सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर क्रोमियम वगैरह का यूज कहाँ होता है सर? देखिए क्रोमियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है बेटा। ये सारे मेटल्स का तो मतलब समझो कि आप जो साइकिल का पार्ट देखते हो ना, साइकिल का जो चमकीला वाला पार्ट रहता है, चमकता है हैंडल, या आपका जो गाड़ी में जो रिम रहता है वो चमकती है, एक्चुअली क्रोमियम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, उसपे एक लेयर डाला जाता है ताकि एक चमकीला लेयर, ओके, अपीयरेंस को काफी इंटेंसिफाई करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल। यूज सब देखेंगे हम, रिलेटेड यूज मेटल्स के जो जो है इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। सर ओके कॉपर का और का नाम क्या लिखे हैं? चाल्कोपाइराइट। सर चाल्कोपाइराइट और क्रोमियट से आयरन को तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में रहती है बेटा, बहुत कम अमाउंट में रहती है। तो आयरन यदि हम लोग एक्सट्रैक्ट करने पे ध्यान दे कि कॉपर को निकालने में ज्यादा अच्छा होगा तो कॉपर ही निकालते हैं हम।
बहुत कम अमाउंट में रहती है जिसको अलग किया जा सकता है, एज अ वेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उसको यदि प्यूरिफाई करने जाए तो और ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही सिंपल डिस्कशन हुई है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इन सेक्शंस को पढ़ के आना, आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। वी विल डील विद फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले मेटल्स के। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब वो प्रॉपर्टीज जो बिना चेंज किए हुए स्टडी की जाती है। जैसे देखो, मुझे कोई एक पर्टिकुलर मेटल का कलर पढ़ना है तो उसमें हमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं, वो जैसा है वैसा ही देखो और कलर आपको पता चल जाए। शेप, कोई चीज का शेप जानना है तो आप लोगों को उसमें कोई बदलाव नहीं लाना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब को स्टडी करने के लिए आपको उसमें कोई बदलाव नहीं लानी पड़ती है, कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं करना। तो फिजिकल चेंज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, बट उससे पहले ये सारे सेक्शन को पढ़ के आना। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।